नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें सिर्फ अखबार नहीं बल्कि आज की जो ख़ास न्यूज़ हैं जो इस वक्त टीवी, अखबार और सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बनी उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरएसएस पर तमिलनाडु में कैसा है प्रतिबंध, जिसकी समीक्षा अब कर्नाटका में भी की जाएगी। वहीं पर बात करते हैं कि बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग सील, आरजेडी 135, कांग्रेस मुकेश साहनी और लेफ्ट को मिली हैं कितनी सीटें हैं, हम आपको पूरे तफसील के साथ बताएंगे। और वहीं पर बात करते हैं कि एनडीए की, तो एनडीए में बड़ी खटपट नज़र आ रही है। नीतीश कुमार सीट शेयरिंग से खुश नहीं नज़र आ रहे हैं। वहीं पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर भी काफ़ी टेंशन बनी हुई है। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। शुक्रिया अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में एक और सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। कर्नाटका के मंत्री प्रियंक खरगे ने सूबे में आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की यानी कि बैन लगाने की मांग की है और उनका साथ देते हुए वहाँ के जो सीएम हैं सिद्धारमैया, उन्होंने भी सरकार के मुख्य सचिवों को तमिलनाडु सरकार की ओर से सरकारी स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के कदम की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में कुछ संस्थानों में कुछ स्थानों पर आरएसएस को बैन किया गया है, आप उसकी जाकर समीक्षा कीजिए किस तरह से वहाँ पर जो आरएसएस की गतिविधियाँ हैं वो कैसी चल रही हैं और उनको जिस तरह से देखा जाएगा, उनको जैसे परखा जाएगा, वही सारी प्रक्रियाएं कर्नाटका में भी अपनाई जाएंगी। क्योंकि कर्नाटका में जो केस सामने आया यासिर वो काफ़ी ही भयावह है, क्योंकि एक आरएसएस का बंदा सुसाइड कर लेता है। वो आरएसएस के संस्थानों पर, आरएसएस का जो संस्थान है उस पर कई सारे इल्ज़ाम लगाता है कि वहाँ पर बच्चों का शोषण किया जाता है, जिससे तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। बिल्कुल सही। एक तो आपने प्रियंक खरगे की बात की। प्रियंक खरगे ने इससे पहले भी कई बार बोला था आरएसएस के बारे में, जिसके बाद बीजेपी ने काफ़ी सारे मुद्दे अलग से निकाल लिए थे। लेकिन अभी जो बयान सामने आया प्रियंक खरगे का, वो बिल्कुल जिस तरह आपने अभी आखिर में बताया कि एक लड़के ने सुसाइड किया, उसने सुसाइड नोट में ये लिखा कि हमारे पिता मुझे यहाँ छोड़ के गए थे इस संस्थान में और बचपन से लेकर के अब तक मेरा शोषण होता आया। 3 साल की उम्र से बड़े बड़े जो उसमें लोग हैं वो बच्चों का शोषण करते हैं। तो इससे एक चीज़ ये भी साफ होती है कि आरएसएस के बारे में जो भी कहा जाता है वो बिल्कुल सही कहा जाता है कि वहाँ पे शोषण हो रहा है। दूसरी चीज़ जो है, प्रियंक खरगे ने जो सरकार को पत्र लिखकर उसमें आरोप लगाया कि आरएसएस सरकारी स्कूलों, खेल के मैदानों और मंदिरों में शाखाएं और सभाएं आयोजित करके बच्चों और युवाओं में नफरती विचार फैला रही है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ऐसे कार्यक्रमों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने की मांग की और इन्हें असंवैधानिक और राष्ट्रीय एकता की भावना के विरुद्ध बताया। वहीं जिस तरह अभी आपने बोला कि तमिलनाडु में जो है इसको लेकर के प्रतिबंध लगाए गए हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुकेश स्टालिन ने वहीं तमिलनाडु में आरएसएस पर केंद्रीय स्तर पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि राज्य सरकार ने सरकारी भूमि, भवनों और स्कूलों में संगठन की केंद्रीय स्तर का कोई प्रतिबंध नहीं लगा, बल्कि राज्य संगठन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है जी। ये नीति मुकेश स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने अपनाई है, जो आरएसएस को हिंदू राष्ट्रवाद से जुड़ी और संविधान विरोधी विचारधारा वाला संगठन मानती है। एक चीज़ ये है कि अभी हमने देखा 100 साल कंप्लीट होने पे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स और बड़े बड़े एक्टर्स और बड़े बड़े जितने भी वीआईपी लोग हैं, सबने आरएसएस को लेकर के अपना एक बयान जारी किया। आरएसएस ने 100 साल नाम का एक सिक्का जारी किया। लेकिन फिर जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो उस संगठन पर भी आवाज़ उठनी चाहिए, जिस तरह बाकी संगठनों पर आवाज़ उठती रहती हैं। अगर यही संगठन किसी और विचारधारा से रिलेटेड होता तो क्या इसमें अब तक इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा होता? जी बिल्कुल। आप देखिए टीवी मीडिया में, जो दरबारी मीडिया, उस पर कहीं भी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। एक बंदा सुसाइड करता है, सुसाइड नोट में ये लिखता है कि यहाँ हमारा शोषण हुआ है। 3 साल की 4 साल की उम्र में वो आरएसएस के उसमें चला गया था जी। उसके बाद से उसका ये कहना कि अब तक मेरा शोषण होता आया यहाँ पे, इस वजह से उसने सुसाइड की है। उसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि देश के प्रधानमंत्री को भी इस पे अपना बयान देना चाहिए। जब वो ये कहते हैं कि देश की आज़ादी में आरएसएस का कोई बहुत बड़ा योगदान है और जिसको लेकर के काफ़ी सारे बवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि उस वक्त के जो भी हिस्टोरियंस हैं
उन सब ने जो आरएसएस के लिए उस वक्त लिखा हुआ है उससे तो यही समझ में आता है कि आरएसएस का उसमें कोई योगदान नहीं। हाँ, आरएसएस खड़ी थी लेकिन वो अंग्रेज़ों के साथ खड़ी थी। और फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस तरह के इल्ज़ामात अभी लगाए जाते हैं दूसरी कम्युनिटीज़ पे, लेकिन आरएसएस को इतना बड़ा और बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। अभी हमने देखा कि एक बुक लॉन्च हुई जामिया मिलिया इस्लामिया में, और उसमें वीर सावरकर के नाम से बुक लॉन्च की गई थी। तो आप ये भी देखिए कि हर संस्थान में जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे आरएसएस की तरफ से ऐसी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिससे लोगों को ये पढ़ाया जाए, ज़बरदस्ती ये पढ़ाया जाए कि आरएसएस ने बहुत बड़ा योगदान आज़ादी में दिया था। भाई जिसने दिया था उसको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही जो हैं लोग फिर बाद में जा कर के आगे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स बनते हैं। कोई वीसी बनता तो वहाँ पे पूरी विचारधारा ले कर के आते हैं, और वहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इससे काफ़ी परेशानियाँ होती, क्योंकि अगर कोई लप्प्याती पढ़ रहा उत्तर प्रदेश में स्कूल में तो उस स्कूल के जो अध्यापक हैं या प्रिंसिपल हैं उन सब पे एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन वहीं अगर कोई आरएसएस का लोकगीत गाता है तो उस पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जाती। सावरकर की आपने बात की कि सावरकर को जो है अब किताबों में दर्ज किया जा रहा है। ऐसे इससे पहले भी कई बड़े बड़े इतिहासकार गुजरे हैं, उन्होंने उनका नाम दर्ज क्यों नहीं किया? क्योंकि जब वो उस टाइम पर उन्होंने जो गतिविधियां की थी, जो देश के हित में काम किए थे, जैसा कि आरएसएस और भाजपा वाले कहते हैं कि आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश की स्वतंत्रता में, तो उस वक्त पर जो इतिहासकार रहे होंगे उन्होंने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी होंगी, और इतिहासकार वही चीज़ें लिखते हैं जो उन्होंने अपने सामने देखा होता है। अगर ये बात है कि उन्होंने वाकई में भूमिका उनकी अच्छी थी आरएसएस की, तो इतिहासकारों ने पहले उनका नाम दर्ज क्यों नहीं किया? अब बाद में आके जब सत्ता जो है भाजपा की है, केंद्र में सत्ता भाजपा की है, उसके बाद ये सारी चीज़ें क्यों उठ रही हैं कि सावरकर को जो है एक किताब में लिखा जा रहा है, वहीं पर जो मुग़ल बादशाह थे ये इन्होंने जिन्होंने वाकई में देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया था, उनको इतिहास के पन्नों से क्यों हटाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इसमें आप ये भी देखिए कि जो उस वक्त के इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है बीजेपी के लीडर्स की तरफ से कि इन लोगों ने दबाव में आकर के ऐसी हिस्ट्री लिखी है। लेकिन अगर इंडियन हिस्टोरियंस को आप हटा दें और आप अंग्रेज़ जो थे यहाँ पे उनकी अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आरएसएस के लिए वही चीज़ें लिखी जो इंडियन हिस्टोरियंस ने लिखी हैं जी। तो इन सब चीज़ों पे बीजेपी जब से 2014 से सत्ता में आई है तब से आप देखिए कि ये चीज़ें थोपी जा रही हैं, लाई नहीं जा रही हैं, ये थोपी जा रही हैं। और थोपना और लेकर के आना, लोगों का एक्सेप्ट करना ये अलग चीज़ होती है, लेकिन उस चीज़ को थोपना वो अलग चीज़ होती है। जिस तरह आप देखिए कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जब नवरात्रि चलती है, कांवड़ यात्रा होती है, तो वहाँ पे नॉनवेज की शॉप्स बंद कर दी जाती हैं जी। तो वो आप एक कानून ऐसा लेकर के आ रहे हैं जो थोपा जा रहा है। कोई अगर ऐसी घटना होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, वहाँ के दुकानदार खुद अगर वहाँ की दुकान बंद कर दें अपनी नॉनवेज की, तो वो एक होता है कि इंसान ने अपने हिसाब से काम किया, समाज की एकता को बना रखने के लिए काम किया। लेकिन वहीं अगर आप डंडा लेके खड़े होते हैं, आप कहते हैं कि दुकान बंद कर, तो ये तो थोपना हुआ फिर। तो इसी तरह से हर चीज़ इस वक्त जो बहुसंख्यक आबादी है उसके मतलब उसके मुताबिक अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उन चीज़ों को थोपा जा रहा है। और उन चीज़ों को थोपने के लिए हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो बहुत बड़ा साथ दे रही है, फिर केंद्र सरकार भी बहुत बड़ा साथ दे रही है। केंद्र सरकार ने अभी आरएसएस के 100 साल पूरे होने पे कई ऐसे प्रोग्राम थे जो किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, सिक्का जारी किया है। तो आप ये भी देखिए कि जब एक ऊपर से ही सारी चीज़ें ऐसे हो रही तो नीचे तो और ज़्यादा फिर इन चीज़ों का बढ़ावा मिलेगा जी। हालांकि हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री हमेशा आरएसएस की तारीफ करते रहते हैं, क्योंकि वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं ना, संघ से जुड़े रहे। लेकिन देखिए, एक मानवता होती है। जिस तरह से उस युवक ने सुसाइड किया है, उसने आरएसएस की शाखा पर जिस तरह से इल्ज़ाम लगाए हैं कि वहाँ पर मेरा 3 साल से, जब मैं 3 साल का था उस समय पर मेरे पिता वहाँ पर छोड़ के गए थे, उस समय से मेरा अब तक शोषण हो रहा है और मैंने इन सारी चीज़ों की शिकायत की थी, लेकिन अभी तक मेरी शिकायत किसी ने नहीं सुनी।
सुनी और मैं तंग आकर इन सारी चीज़ों से जो है तंग आ गया हूँ और सुसाइड कर रहा हूँ। और वही देश के प्रधानमंत्री उस शाखा की तारीफ करते हैं जहां पर एक व्यक्ति का शोषण होता है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री उस शाखा की तारीफ करते हैं जहां पर एक व्यक्ति का शोषण होता है। ऐसे सिर्फ वही व्यक्ति नहीं, ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे होंगे जहां पर उन बच्चों का शोषण किया जाता होगा और उनको धर्म की अफीम चटाकर ऐसा कहा जाता होगा कि ये जो है एक धर्म के आधार पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, आप पूरे धर्म को बदनाम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को करके। कोई भी भगवान इन सारी चीज़ों से खुश नहीं होता है कि किसी भी व्यक्ति का शोषण किया जाए, किसी भी व्यक्ति को परेशान किया जाए, ये किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। और हमने की एक राज्य के सीएम की बात, तो फडणवीस ने इसे राजनीतिक असुरक्षा से उपजा प्रचार स्टंट करार करते हुए कहा है कि इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल के दौरान संघ पर बैन लगाया था, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई। उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस इतिहास से सबक नहीं ले रही है। मतलब अगर आप बैन लगाएंगे तो आपकी सरकार जा सकती है जी। सीधी सीधी यही चीज़ें कही जा रही हैं और ये धमकी दी जा रही है आपको कि अगर आप इस पे बैन लगाएंगे। जिस तरह हम बात कर रहे थे, प्रियंक खरगे ने जो कर्नाटका सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों, खेल के मैदान और मंदिरों में शाखाएँ और सभाएँ आयोजित करके बच्चों और युवाओं में नफरती विचार फैलाया जा रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसी तरह तमिलनाडु में आप देखिए, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन ने या उनकी सरकार ने वहाँ पे इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया हुआ है। उनका ये कहना है कि संविधान विरोधी राष्ट्रवाद से जुड़ी है और संविधान विरोधी विचारधारा वाला ये संगठन है। इसको लेकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस पे बैन लगाया था। उसके बाद फिर आज मूर्ति बना दी गई है और कहीं ना कहीं सरदार पटेल को, चूँकि वो गुजरात से हैं, पटेल समाज से आते हैं, तो अब वो है कि आप मतलब एक इंसान ने आपके संगठन पे बैन लगाया, लेकिन आप उसको इतना वो कर रहे हैं कि यहाँ बैन लगाया होगा, किसी और वजह से लगाया होगा, तो आपने उनको हथिया लिया है एक तरह से। तो बहुत सारी चीज़ें देश में हो रही हैं। इस देश में अभी देखिए आपकी चुनाव का माहौल भी है। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुगबुगाहट तेज़ हो गई। जिस तरह अभी इन्होंने बोला था कि बिहार में एनडीए में सीट का घमासान मचा हुआ है, अभी भी चीज़ें क्लियर हुई नहीं हुई। ये खबर और भी सामने आई है कि अभी भी नीतीश कुमार पे एक ये है कि वो शायद एनडीए में खुश नहीं है। और कल हमने देखा रात में जिस तरह से राबड़ी आवास के बाहर चाचा भतीजे के नारे लगे हैं, उससे भी ये उम्मीद जताई जा रही कि शायद नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं जिससे एनडीए को या देश की जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक झटका लगेगा। और अगर बिहार में हार जाती है एनडीए तो वाकई वो झटका काफ़ी बड़ा होगा बीजेपी के लिए। हालांकि जो है नामांकन प्रक्रिया में 4 दिन का वक्त ही बचा है और आपने जिस तरीके से बात की कि एनडीए में काफ़ी घमासान मचा हुआ है, नीतीश कुमार कहीं से भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपनी आवाज़ भी उठाई है क्योंकि 4 सीटों को लेकर बहुत ही घमासान मचा हुआ है। और वो 4 सीटें हैं जो एक तो जो सम्राट चौधरी हैं उनकी सीट है और बाकी 3 सीटें हैं जिसको जो है लेकर नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। देखिए 3 सीटें हों या 4 सीटें हों वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमने ये भी देखा कि कल इंडिया गठबंधन ने या महागठबंधन की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया। उनके सीटों का ऐलान हुआ है, उसके मुताबिक हम आपको सीटें बता देते हैं किसको कितनी कितनी मिली हैं। तो पहले जो बात हम लोग कर रहे थे कि आरजेडी को 135 से 140 सीटें मिलेंगी, तो आरजेडी ने 135 सीटें ली हैं। कांग्रेस की सीटें कम हम लोग आकलन कर रहे थे कि शायद 55 से 58 सीटें मिलें, लेकिन कांग्रेस को 60 सीटें दी गई हैं। वही वाम दलों जिसमें सीपीआई एमएल, सीपीआईएम है, उनको 30 सीटें दी गई हैं। मतलब मिलने की ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं। वीआईपी, जेएमएम, आईआईपी के लिए 18 सीटें छोड़ी जा सकती हैं, ऐसे भी उम्मीद जताई जा रही है। वीआईपी को 15, जेएमएम को 2 और आईपी को 1 सीट मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए अखिलेश सिंह की, जो कांग्रेस के लीडर हैं बिहार के, उनकी सीटें बढ़ाने की मांग लालू यादव से मुलाकात करके की जा रही कि कांग्रेस की सीटें और बढ़ाई जाएँ। 2-3 बार बैठकें हुई हैं, फ्लाइट में भी साथ नज़र आते। उसके बाद एसपी यादव की कांग्रेस लीडरशिप से मुलाकात हुई, बातचीत का रास्ता निकाला जा रहा है कि ऐसा ना हो कि चीज़ें गड़बड़ हो। साथ ही आपको ये भी बता दें कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर मुकेश सहनी की तरफ से नाराज़गी की खबर भी सामने आई है। और पटना उन्होंने कहा है कि महागठबंधन अस्वस्थ है और सभी डॉक्टर दिल्ली में, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं और पटना लौटकर बताऊंगा। अब देखना ये भी है कि मुकेश सहनी जो कि
वीआईपी के प्रमुख हैं, सीट शेयरिंग को लेकर मान गए, तो वो 15 सीटों से संतुष्ट होंगे कि नहीं, क्योंकि आपने पहले तो ये बोल दिया कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। दूसरी चीज़ ये भी है कि कल जो हमने रात में खबरें देखी उसमें ये कहा गया है कि कांग्रेस की तरफ से कि हमारे जो गठबंधन है उनके मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव ही होंगे। साथ ही फिलहाल गठबंधन में कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी ये तय होना अभी बाकी है। इसी वजह से गठबंधन की घोषणा में, सीट शेयरिंग की घोषणा में थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन उम्मीद ये है कि मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। इसी बीच आरजेडी और माले ने अपने कुछ उम्मीदवारों को पार्टी सिंबल भी बांट दिए थे। हालांकि देर रात ये खबर आई है कि जिन लोगों को सिंबल दिया गया था उन्हें पटना वापस बुलाया गया। ये कदम शायद सीट शेयरिंग के अंतिम रूप देने के लिए लिया गया है, उसके बाद फिर वो लोग कर सकते हैं। लेकिन एक खबर और भी सामने आ रही है अभी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा ने महागठबंधन को अलविदा कहने की धमकी दी है। पारस ने कहा है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी उनके संपर्क में है। जल्द ही वो दोनों से गठबंधन पर बातचीत की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वहीं महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में हो रही देरी से नाराज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की धमकी दी है। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में JMM नेताओं ने कहा है कि सीटों के बंटवारे में अगर न्याय नहीं हुआ तो पार्टी 12 सीटों पर उम्मीदवारों का नामांकन करना शुरू कर देगी। तो आप ये भी देखिए कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि NDA में सीटों को लेकर काफ़ी ज़्यादा घमासान मचा हुआ, और यहाँ पे तो और खिचड़ी पकी हुई है। यहाँ पे JMM भी सामने आ रही है। और अगर NDA की बात करें तो कल हमने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश में सुभाषपा है, जो कि क्या बोलते हैं उनकी पार्टी है OP राजभर की, उन्होंने भी 30-20 सीटों पे शायद चुनाव लड़ने की घोषणा की। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम वहाँ NDA के साथ नहीं लड़ेंगे और वो वहाँ किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ेंगे। तो ये भी एक अहम चीज़ है कि दोनों ही खेमों में अभी ये चीज़ें मची हुई हैं। और जो तीसरा मोर्चा बनने की तैयारी हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पशुपति पारस की पार्टी जो है रालोजपा और MIM क्या बोलते हैं जो ऐसी पार्टी है MIM और फिर चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, तीनों लोग एक गठबंधन बनाएंगे। शायद उसमें किसी और पार्टी की एंट्री हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से JMM 12 सीटें मांग रही है, हमने आपको बताया कि JMM को 2 सीटें देने की बातचीत चल रही है। अब देखना ये है कि JMM 5 पे मानती है या 10 पे मानती है, ये भी एक अहम चीज़ होगी। जिस तरह हम देख रहे थे कि चिराग पासवान जो हैं वो 40 सीटें मांग रहे थे, लेकिन बाद में 29 सीटों पे वो मान गए हैं जी। तो अब एक ये भी देखना अहम होगा कि वहाँ पे जो महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग का मामला जब क्लियर हो जाएगी रिपोर्ट, तो उसमें ये देखना है कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, कौन नाराज़ हो रहा है, कौन रुक रहा है, कौन जा रहा है। इसी तरह NDA की अगर बात की जाए तो NDA में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अफवाहें बहुत सारी उड़ रही हैं, लेकिन उन अफवाहों पे भी अगर नहीं जाया भी जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा बुरी लगी है कि हम यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी हैं और हमें BJP के बराबर सीटें मिली हैं। तो ये वाकई एक आप CM हैं उस पार्टी के, और आपको भी उतनी सीटें मिली और आपकी जो और दूसरी पार्टी है BJP, उसको भी उतनी सीटें मिली। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि उनको जायज़ लग रहा है। इस वजह से शायद वो कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो कि बिहार के लिए एक फिर से कुछ ऐसा हो जाए कि BJP वहाँ पे फिर हाथ मलती रह जाए। हालांकि दोनों जो दल हैं, महागठबंधन और गठबंधन जो NDA है और इंडिया अलायंस है, उसमें अभी तक सीट शेयरिंग का बस खाली बातें चल रही हैं। अभी तक जो फार्मूला है वो एक फार्मूला जो हमने आपको बताया अभी, वो शायद इसी पे इर्द गिर्द, जिस तरह हमने आपको 135 बताया और 60 सीटें कांग्रेस की बताई हैं, तो शायद इसमें थोड़ा सा 2-4 सीटें बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह अभी हमने देखा कि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, उसके बाद कांग्रेस के लिए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनता का प्यार मिला उनको। तो शायद वो उन सीटों को 60 से भी बढ़ाना चाहें, या फिर अब वो जो आज मीटिंग होनी है, आज ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव नाराज़ होकर के मीटिंग छोड़ के चले गए हैं। तो एक खबर ये भी आ रही है, अभी तक क्या सच है क्या झूठ ये नहीं पता चला, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव उस मीटिंग को छोड़ करके बीच से चले गए हैं। तो अब ये भी देखना अहम होगा कि सीट बंटवारे को लेकर के कौन झुकता है।
जी, हालांकि इसी तरह की रस्साकसी जो है एनडीए में भी चल रही है। एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। हमने मांझी की बात की, उपेंद्र कुशवाहा की बात की कि वो भी इन सारी चीज़ों से खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान तो जैसे तैसे मान गए हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मर्जी के मुताबिक सीटें मिल चुकी हैं और उन्होंने जिस तरह से सीटों की मांग की थी कि मुझे 40 सीटें चाहिए, तो उनको कहीं ना कहीं उम्मीद रही होगी यासिर कि 40 नहीं तो 40 से थोड़ा सा कम मिला जुला के 29 से 30 सीटें, जैसा भी हमने परसों भी बात की थी इन सारी चीज़ों पर कि चिराग पासवान खुद चाहते हैं कि उनको 27 से 29 सीटें मिल जाएंगी। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि चिराग पासवान 29 सीटों पे मान गए ना। कल हमने देखा जो बाइट्स आई हैं उनके यहाँ से, उनकी पार्टी के लीडर्स का जो कहना है उससे ये लग रहा है। लेकिन वहीं उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को लेकर के ये चीज़ें आ रही कि शायद अभी भी इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। और वो जो हम आपको बता रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बनने की तैयारी हो रही, बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें जो है पशुपति पारस की पार्टी होगी, ओवैसी की पार्टी होगी और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी होगी। उसमें शायद कुछ पार्टी और ऐड हो जाएं या फिर कुछ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होंगे, जो कि कल हम या 3 दिन से जो बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि जब आप किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, किसी पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसके बाद वो पार्टी अपने अलायंस की वजह से आपको टिकट नहीं देगी, तो जाहिर है कि आप फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के साथ ही हो सकता है आप वो जो तीसरा मोर्चा बनने की तैयारी हो रही है वहां पे शायद आप जा सकते हैं फिर। जी, आपने ओवैसी की बात की यासिर, तो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि ओवैसी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक गठबंधन बनाकर वहां पर चुनाव लड़ेंगे बिहार में। आरएसएसपी जोन का गठबंधन जी, है जी। स्वामी प्रसाद मौर्य का। जी, आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी चूंकि उसी बेल्ट से आते हैं, जैसे हम बात करें ओपी राजभर हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, या और जो वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं उत्तर प्रदेश के जो कि इस बेल्ट से आते हैं, तो शायद वो शामिल हो जाएं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो भी एक अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो उनकी जो ज़बान है वो काफ़ी ख़तरनाक है। वो अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किस तरह से बीजेपी छोड़ी थी और अखिलेश यादव के साथ गए थे, लेकिन फिर वो अखिलेश यादव को भी छोड़ करके, क्योंकि उनको राज्यसभा जाना था, राज्यसभा भेजा नहीं गया, राज्यसभा भेज दिया गया चौधरी को जो कि आरएलडी के हैं, उसके हैं सॉरी। तो उसके बाद फिर उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी। उसके बाद जिनको राज्यसभा भेजा गया था वो भी अपनी पार्टी लेकर के अलग हो गए, वो भी एनडीए में चले गए। जी, तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराए। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासुक इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।